वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आज मॉडर्न हिस्ट्री में अगर आपने विपिन चंद्रा पढ़ी है या स्पेक्ट्रम पढ़ी है या SCS के नोट्स पढ़े हैं तो पूरी विपिन चंद्रा के मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम के SCS की समरी नोट्स की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे सिलेबस का निचोड़ का 50 सवालों का मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट 1 है। इसके बाद एक और दूंगा आपको। एंशंट का भी हम लोग ने एंशंट हिस्ट्री NCERT का RS शर्मा दिया है। मिडीवल की सतीश चंद्र जो है उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज दिया है, वो भी देख लीजिए। ऐसे ही NCERT का पूरा कोर्स आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में मिल जाएगा, ठीक है। और पूरी यूपी PCS की तैयारी भी आप कर सकते हैं। 2026 के हमारे बैचेस चल रहे हैं जिसमें संपूर्ण तैयारी आप कर सकते हैं। उसमें पूरा स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, क्विज और CSAT की पूरी तैयारी, रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस, सब कुछ आपको मिल जाएगा 2027 के लिए भी। और मेंस के भी GS 1 से 6 तक के पूरे नोट्स विद 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस विद मॉडल आंसर और करंट अफेयर्स को लिंक करते हुए पूरा करंट अफेयर्स भी 1 साल का आपको मिलेगा। अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप इन नंबर में हमें ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए पहला सवाल देखते हैं, इसमें आपको सही बताना है। 18वीं शताब्दी के दौरान कह रहा अवध तथा हैदराबाद को उत्तराधिकार वाले राज्य कहा जा सकता है। 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल शासन के खिलाफ स्थानीय सरदारों, जमींदारों और किसानों के विद्रोह के कारण मराठा, अफगान, जाट और पंजाब जैसे राज्यों का उदय हुआ था। दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिण पूर्व के समुद्री किनारों के इलाके तथा उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्र ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर किसी भी रूप में मुगल प्रभाव नहीं पहुँच सका था। तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा आपका? तो आप देखेंगे यहाँ तीनों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा जो है सही होगा। असर्शन रीजन पे बेस्ड सवाल है। कह रहा 18वीं शताब्दी के दौरान अधिकांश राज्यों में राजनीतिक शक्तियां केंद्रीकृत हो गई थी, यानी जो है सेंट्रलाइज्ड हो गई थी। 18वीं शताब्दी के दौरान सरदारों, जागीरदारों और भूमिधारकों को राजनीतिक और आर्थिक शक्ति की दृष्टि से लाभ मिला था, यानी जो चीफियंस थे, जागीरदार थे, लैंड होल्डर थे, हैड गेन इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। कौन सा यहाँ पे सही है? तो आप देखेंगे ए सही है, आर गलत, मतलब ए गलत है, आर सही हो जाएगा। क्योंकि 18वीं शताब्दी में जो पॉलिटिकल पावर्स थी वो और डिसेंट्रलाइज्ड हुई थी, सेंट्रलाइज नहीं, डिसेंट्रलाइज्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे देख लेते हैं। इसमें भी असर्टेन रीजन सही गलत बताना है आपको कौन सा है। 18वीं शताब्दी में प्रशासन तथा अर्थव्यवस्था में अव्यवस्था देखी जा सकती है। कारण 18वीं शताब्दी में भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में ब्रिटिश हस्तक्षेप और ब्रिटेन के द्वारा चलाए गए विजय अभियानों का प्रभुत्व था। तो यहाँ पे कौन सा सही है? chaos could be seen in the administration and economy in the 18th century because the 18th century was dominated by Dutch intervention in the internal affairs of Indian state and the conquest undertaken by Dutch। तो यहाँ कौन सा सही होगा? तो आप देखेंगे ये कारण भी सही है और असर्शन भी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इसमें सही की पहचान करनी है आपको। कह रहा कर्नाटक, दक्कन मुगल का एक सूबा था और इस तरह वह हैदराबाद के निजाम के अधिकार के अंतर्गत आता था। व्यवहार में जिस प्रकार हैदराबाद का निजाम दिल्ली की सरकार से स्वतंत्र हो गया था, उसी प्रकार कर्नाटक का नायब सूबेदार, जिसे कर्नाटक का नवाब कहा जाता था, अपने को दक्कन के नवाब के नियंत्रण से मुक्त कर अपने ओहदे को वंशागत बना चुका था। कर्नाटक के नवाब सादतुल्ला खान ने अपने भतीजे दोस्त अली खां को हैदराबाद के निजाम की मंजूरी के बिना ही अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। 1740 के बाद कर्नाटक की स्थिति नवाबी के लिए बारंबार संघर्षों के कारण बिगड़ी और इससे यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को भारतीय राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया। तो यहाँ कौन सा सही है? तो ये चारों यहाँ ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पे सही की पहचान करनी है आपको मुर्शीद कुली खां के संदर्भ में। इसे 1717 में बंगाल का सूबेदार बनाया गया था, मगर वे उसका वास्तविक शासक 1700 से ही था। अब उसे दीवान बना दिया गया था। उसके शासन के दौरान केवल 3 विद्रोह हुए थे भाई, मुर्शीद कुली खां के शासन के दौरान। पहला विद्रोह सीताराम राय, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद ने किया था। उसके बाद सुजात खान ने बगावत की थी तथा आखिरी में जो है विद्रोह नजात खां का था। उनको हराने के बाद मुर्शीद कुली खां ने उनकी जमींदारियां अपने कृपा पात्र रामजीवन को दे दी थी। तो यहाँ कौन सा सही है? तो ये चारों सही हो जाएंगे। 6 पे आते हैं। यहाँ सही की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ सही हो जाएगा। कह रहा हिंदू पूरनचंद मुर्शीद कुली खां का दीवान था।
मुर्शीद कुली खां के दामाद शुजाउद्दीन ने बंगाल पर 1739 तक शासन किया था। 1739 के बाद उसका बेटा सरफराज खां आया, जिसे उसी साल गद्दी से हटाकर अलीवर्दी खां नवाब बन गया था। मुर्शीद कुली खां ने नए भू राजस्व बंदोबस्त को या भू बंदोबस्त के जरिए जागीर भूमि के एक बड़े भाग को खालसा भूमि बना दिया और इजरा व्यवस्था आरंभ की थी। तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ देखेंगे 2, 3, 4 सही है, पहला गलत है, क्योंकि हिंदू और पूरन चंद ये निजाम उल मुल्क जो थे, है ना, निजाम उल मुल्क आसफ जहा कह सकते हो, या निजाम उल मुल्क है वो, निजाम उल मुल्क, है ना, उसके दीवान थे। पहला गलत है, मुर्शीद कुली खां की जगह निजाम उल मुल्क होना चाहिए। अगला देख लेते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है। कह रहा अलीवर्दी खां ने गरीब खेतीहारों का कष्ट दूर करने तथा उन्हें समय पर भू राजस्व देने में समर्थ बनाने के लिए तकावी ऋण भी दिए थे। इजरेदारों को चयन करते समय अलीवर्दी खां ने स्थानीय भूस्वामियों और साहूकारों को प्राथमिकता दी। इनमें से कई हिंदू थे। अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को मद्रास और चंद्रनगर के अपने कारखानों की किलेबंदी करने की इजाज़त नहीं दी थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रवृत्ति 1707 के बाद अपनी मांगों को मनवाने के लिए सैनिक शक्ति का उपयोग करने या उसके इस्तेमाल की धमकी देने की होने लगी थी। तो यहाँ कौन सा जो है सही होगा? तो आप देखेंगे ऑप्शन डी यहाँ सही है, पहला गलत है। यहाँ पे अलीवर्दी खां नहीं या मुर्शीद कुली खां होना चाहिए, मुर्शीद कुली खां, ठीक है। और इजरेदारों का चयन करते समय आप देखेंगे यहाँ पे अलीवर्दी खां नहीं, मुर्शीद कुली खां जो है उसने जो है स्थानीय भूस्वामियों को प्राथमिकता दी थी। और अलीवर्दी खां जो है इसने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को कलकत्ता और चंद्रनगर, है ना, यहाँ है कलकत्ता और चंद्रनगर के अपने कारखानों की किलेबंदी करने की इजाज़त दे दी थी, ठीक है। चौथा तो सही है। चलो 8 पे आ जाते हैं, यहाँ भी सही बताना है। मुर्शीद कुली खान की सेना में केवल 2000 घुड़सवार और 4000 पैदल सैनिक थे। 1756 से 67 में जब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अलीवर्दी खान के उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला के खिलाफ युद्ध की घोषणा की, तो उन्होंने एक शक्तिशाली सेना की कमी के बावजूद विदेशी कंपनी की जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक सादत खान बुरहान उल मुल्क थे, जिन्हें 1722 में अवध का गवर्नर बनाया गया था। सादत खान ने 1723 में एक नया राजस्व बंदोबस्त किया था। तो यहाँ कौन सा सही है भाई? तो यहाँ आप देखेंगे चारों बिल्कुल सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। यहाँ गलत की पहचान करनी है। कह रहे सफदरजंग ने 1753 में अपने मरने तक अवध और इलाहाबाद की जनता को किसी अशांति का सामना नहीं करने दिया। बंगश नवाबों के खिलाफ 1750 से 51 की लड़ाई में सफदरजंग ने मराठों की सैनिक सहायता तथा जाटों का समर्थन प्राप्त किया था। इसके लिए उसे मराठों को प्रतिदिन 25,000 रुपये और जाटों को रोज 15,000 रुपये देने पड़े थे। सफदरजंग ने पेशवा के साथ एक समझौता किया था, जिसके अनुसार पेशवा ने अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ मुगल साम्राज्य की मदद करने और उसे भारतीय पठानों और राजपूत राजाओं जैसे आंतरिक विद्रोहों से बचाने का वादा किया था। बदले में पेशवा को 50 लाख रुपए तथा पंजाब, सिंध और उत्तर भारत के कई जिलों का चौथा जो है दिया जाने वाला था। चौथ कह सकते हो। इन रिटर्न द पेशवा वॉज टू बी गिवन 50 लाख रुपीज एंड चौथ ऑफ मैनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, सिंध एंड नॉर्थ इंडिया। तो यहाँ इनकरेक्ट कौन सा भाई? तो देखेंगे सफदरजंग जो है इसने 1753 में 1754 में अपने मरने तक अवध और इलाहाबाद की जनता को किसी अशांति का सामना नहीं करने दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। इसमें गलत की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे गलत होगा। लखनऊ लंबे समय तक मद्रास का एक महत्वपूर्ण शहर हुआ करता था। 1775 के बाद लखनऊ अवध के नवाबों का निवास स्थान बन गया था। लखनऊ कला और साहित्य को संरक्षण प्रदान करने की दृष्टि से दिल्ली का प्रतिद्वंदी हो गया था और लखनऊ को हस्तशिल्प के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में भी विकसित किया गया था। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? तो लखनऊ देखेंगे भाई, मद्रास का कहाँ से हो जाएगा? लखनऊ तो अवध का है ना, अवध का एक महत्वपूर्ण शहर होता था। चलिए 11 में भी गलत की पहचान करनी है आपको। असल में कह रहा है हैदराबाद, बंगाल और अवध के तीनों स्वायत्त रजवाड़ों के संस्थापक जो है निजाम उल मुल्क, मुर्शीद कुली खां और अलीवर्दी खां ऊंची व्यक्तिक नैतिकता वाले लोग थे। 18वीं सदी के शुरू में नंजराज और देवराज नाम के 2 मंत्रियों ने मैसूर की शक्ति अपने हाथ में ले रखी थी। इस प्रकार वहां के राजा तो थे चिक्का कृष्णराज, उनको उन्होंने कठपुतली में बदल दिया था। 1755 में डिंडीगुल में हैदर अली ने एक आधुनिक शस्त्रागार
स्थापित किया था। इसमें उसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद ली थी। 1759 में हैदर अली ने नंजराज को सत्ता से अलग कर दिया तथा मैसूर राज्य पर अपना अधिकार कायम कर लिया। तो यहाँ पे कौन सा गलत है भाई? तो आप देखेंगे 1759 नहीं, 1761 में हैदर अली ने नंजराज को सत्ता से अलग किया और मैसूर पर अपना अधिकार किया। 12 देखते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है। टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी क्रांति में गहरी दिलचस्पी ली थी। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता वृक्ष लगाया और एक जैकोबिन क्लब का सदस्य बन गया था। टीपू सुल्तान ने जागीरें देने की प्रथा को समाप्त करके राज्य का राजस्व बढ़ाने का प्रयास किया था। टीपू सुल्तान उपज का 1/3 हिस्सा भू राजस्व के रूप में लेता था, लेकिन उसने जो है अबाबों की वसूली पर रोक लगा दी थी। तो यहाँ कौन सा सही है? तो ये चारों यहाँ ठीक हो जाएंगे। 13 देखते हैं, इसमें भी सही की पहचान करनी है। 1799 में यह ज्ञात हुआ था कि मैसूर का किसान जो है ब्रिटिश शासित राज्य मद्रास के किसान की तुलना में कहीं अधिक संपन्न और खुशहाल था। सर जॉन सोर 1793 से 98 के दौरान गवर्नर जनरल थे। 1791 में मराठा घुड़सवारों ने श्रृंगेरी के शारदा मंदिर को लूटा तो टीपू सुल्तान ने मां शारदा की प्रतिमा बनवाने के लिए पैसे दिए थे। कौन सा यहाँ पे जो है सही होगा? तो आप देखेंगे तीनों सही है ना। कई लोगों को ये तीसरा गलत लग रहा होगा, पर ये सही है। 14 पे आते हैं, यहाँ पे सही की पहचान करनी है। त्रावणकोर राज्य को 1729 के बाद 18वीं सदी के एक अग्रणी राजनेता राजा मार्तंड वर्मा के नेतृत्व में प्रमुखता मिली थी। मार्तंड वर्मा ने अपनी नई फौज का इस्तेमाल अपने राज्य उत्तर की ओर बढ़ाने के लिए किया था। मार्तंड वर्मा ने सिंचाई की अनेक व्यवस्थाएं की थी, संचार के लिए सड़कें और सिंचाई के लिए नहरें बनाई तथा विदेश व्यापार को सक्रिय प्रोत्साहन दिए। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में त्रावणकोर की राजधानी जो है त्रिवेंद्रम संस्कृत विद्वता का एक प्रसिद्ध केंद्र बन गई थी। तो कौन सा यहाँ सही है? तो ये चारों सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए 15 में देख लेते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है। फर्रुखसियार और मोहम्मद शाह के शासनकाल में आमेर और मारवाड़ के शासकों को आगरा, गुजरात और मेवाड़ जैसे महत्वपूर्ण मुगल प्रांतों का सूबेदार बनाया गया था। 18वीं सदी का सबसे श्रेष्ठ राजपूत शासक आमेर का सवाई जयसिंह था। उसने जाटों के लिए जो है गए इलाके में जयपुर शहर की स्थापना की और उसे विज्ञान और कला का महान केंद्र बनाया। जयपुर का निर्माण बिल्कुल वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर और एक नियमित योजना के तहत हुआ था एवं उसकी चौड़ी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। कौन सा यहाँ पे गलत हो जाएगा? तो आप देखेंगे फर्रुखसियार और मोहम्मद शाह, इनके शासनकाल में आमेर मारवाड़ के जो शासक हैं, ये आगरा है, गुजरात है, मेवाड़ नहीं कर पाते हैं, मालवा कह लो, मालवा जैसे महत्वपूर्ण मुगल प्रांतों का सूबेदार बनाया गया था इनको, ठीक है। चलिए 16 में भी गलत की पहचान करनी है। जयसिंह ने सारणियों का एक सेट तैयार किया जिससे लोगों को खगोल शास्त्र संबंधी पर्यवेक्षण करने में सहायता मिले एवं इसका नाम जो है जिज मोहम्मद शाही था। जयसिंह ने यूक्लिड की रेखा गणित के तत्व का अनुवाद पारसी भाषा में किया। जयसिंह ने त्रिकोणमिति की बहुत सारी कृतियों और लघु गुणकों को बनाने और उनके इस्तेमाल संबंधी नेपियर की रचना का अनुवाद संस्कृत में कराया था। जयसिंह ने जयपुर पर 1699 से 1743 तक लगभग 44 वर्षों तक शासन किया था। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो जयसिंह देखेंगे यूक्लिड रेखा गणित का तत्व जो है इसका अनुवाद पारसी भाषा में नहीं संस्कृत भाषा में किया था, है ना, संस्कृत में अनुवाद किया था। 17 पे आते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है भाई, कौन सा सही है। मथुरा के आसपास के जो जाट किसान हैं उन्होंने 1669 से 1688 में अपने जाट जमींदारों के नेतृत्व में विद्रोह किए। जाट विद्रोह जमींदारों के नेतृत्व में मूलतः कृषक विद्रोह था। भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना चूड़ामन और बदन सिंह ने की थी। जाट सत्ता सूरजमल के नेतृत्व में अपनी उच्चतम गरिमा पर पहुंच गई थी और सूरजमल ने 1756 से 1763 तक शासन किया था। यहाँ कौन सा सही है? तो ये चारों सही है यहाँ। चलिए 18 देखते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है आपको। कह रहा है एक अफगान मोहम्मद खां बंगश ने फर्रुखाबाद के इर्द गिर्द के इलाके जो थे, यानी अलीगढ़ और कानपुर के इलाके कह सकते हो, फर्रुखसियार और मोहम्मद शाह के शासनकाल में अपना अधिकार कायम कर लिया था। नादिर शाह के आक्रमण के बाद प्रशासन के ठप हो जाने पर अली मोहम्मद खान ने रोहिलखंड नामक एक राज्य कायम किया था। रोहिलखंड की राजधानी पहले बरेली में आंवला में थी और बाद में रामपुर चली गई थी। तो यहाँ कौन सा सही है? तो आप देखेंगे तीनों सही है।
चलो 19 देख लेते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है आपको, कौन सा गलत है। सिख धर्म जो है इसकी शुरुआत गुरु नानक ने 16वीं शताब्दी में की थी। एक लड़ाकू समुदाय के रूप में सिखों को बदलने का काम गुरु हरगोविंद ने किया था। 10वें और आखिरी गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में सिख राजनीतिक और फौजी ताकत बने थे। औरंगजेब के मरने के बाद गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का जो है साथ दिया था। काफ़ी महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है ये। तो आप देखेंगे गुरु नानक जी तो थे 16वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी जो है उसमें सिख धर्म की शुरुआत करते हैं, है ना, 15वीं शताब्दी में। चलिए 20 में सही की पहचान करनी है आपको। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का जो नेतृत्व है उनके विश्वास पात्र शिष्य बंदा सिंह के हाथों में चला गया, जो बंदा बहादुर के नाम से चारों ओर विख्यात थे। सिख 12 मिसलों या संघों में संगठित थे जो सूबे के विभिन्न भागों में काम करते थे। ये मिसल एक दूसरे के साथ पूरी तरह सहयोग करते थे। सुकरचर्या मिसल के प्रधान जो है रणजीत सिंह, इन्होंने 1799 में लाहौर और 1802 में अमृतसर पर कब्जा कर लिया था। रणजीत सिंह के शासनकाल में भू राजस्व की गणना जो है शकल उत्पादन के 50% के आधार पर की जाती थी। तो कौन सा यहाँ पे सही है भाई? तो ये चारों देखेंगे आप, यहाँ सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे पहुंच जाते हैं। पूछ रहा है यहाँ गलत कौन सा है। रणजीत सिंह की जो फौज है एशिया की पहली सबसे अच्छी फौज थी। रणजीत सिंह का सबसे प्रमुख और विश्वास पात्र जो मंत्री है फकीर अजीजुद्दीन था। रणजीत सिंह का वित्त मंत्री दीवान दीनानाथ था और 1809 में अंग्रेजों ने रणजीत सिंह को सतलज पार करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था और नदी के पूर्व के सिख राज्यों को अपने संरक्षण में ले लिया था। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? तो अब देखेंगे रणजीत सिंह की जो फौज थी एशिया की दूसरी सबसे अच्छी फौज थी, पहली नहीं, है ना, क्योंकि पहली तो भैया वन एंड ओनली ईस्ट इंडिया कंपनी थी ही, है ना। चले, और दोस्तों हमारे पेड ग्रुप्स अगर आप इनको लेना चाहते हैं, पूरा बेसिक नोट्स समरी आपको एनसीईआरटी की 3 स्टेज स्टडी प्लान के साथ बेसिक टेस्ट, डेली मंथली करंट अफेयर्स, कंपाइलेशन लिस्टिंग फैक्ट्स को रिवाइज करने के लिए और टेस्ट सीरीज, पूरा डाउट क्लियरेंस मिलेगा, सीसेट नोट्स मिल जाएंगे। और अगर आप सिर्फ स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं तो वो भी व्यवस्था आपके लिए करी गई है। अगर आप सिर्फ स्टडी मटेरियल विदाउट डाउट क्लियरेंस कोई टेस्ट सीरीज नहीं लेना चाहते हैं वो भी आपको मिल जाएगा। और पूरी प्री की टेस्ट सीरीज करंट अफेयर्स के साथ जिसमें 35 टेस्ट मिलेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो ये सारे ग्रुप चल रहे हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे। इसमें सही बताना है। शिवाजी के पोते जो थे शाहू, इनको औरंगजेब ने 1689 से कैद कर रखा था। शाहू जी को 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद रिहा कर दिया गया था। शाहू जी और कोल्हापुर स्थित अनेक प्रतिद्वंदी के बीच झगड़े के फलस्वरूप मराठा सरकार की एक नई व्यवस्था ने जन्म लिया था जिसका नेता राजा साहू का पेशवा बालाजी विश्वनाथ था। साहू जी ने 1713 में बालाजी विश्वनाथ क्लो पेशवा या मुख्य प्रधान बनाया था। बालाजी विश्वनाथ और उसका बेटा बाजीराव प्रथम ने पेशवा को मराठा साम्राज्य का कार्यकारी प्रधान बना दिया था। तो यहाँ कौन सा सही है? ये पांचों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में गलत की पहचान करनी है। बालाजी विश्वनाथ ने दक्कन का चौथ और सरदेशमुखी देने के लिए जुल्फिकार खां को राजी कर लिया था। बालाजी विश्वनाथ ने सैयद बंधुओं के साथ एक समझौते पर दस्तखत किए थे। वे सारे इलाके जो पहले शिवाजी के राज के हिस्से थे साहू को वापस कर दिए गए थे तथा उसे दक्कन के 6 सूबों का चौथ और सरदेशमुखी भी दे दिया गया था। बदले में साहू जी बादशाह की सेवा में 5000 घुड़सवार सैनिकों को देने, दक्कन में बगावत और लूटमार रोकने तथा 10 लाख रुपयों का सालाना नजराना पेश करने पर राजी हो गया था। अपने नेतृत्व में एक मराठा फौज लेकर बालाजी विश्वनाथ ने 1718 में सैयद अली खां के साथ दिल्ली गया और फर्रुखसियार का तख्ता पलटने में सैयद बंधुओं की मदद की थी। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? तो आप देखेंगे जो शाहू जी थे इनकी सेवा में लगभग आप 15,000 घुड़सवार कह सकते हो, इतने सैनिक थे ना, 15,000 घुड़सवार। चलिए 24 में आते हैं। यहाँ पे सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है। बालाजी विश्वनाथ को जो है शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक कहा गया है। 1740 में जब बाजीराव मरे थे तब तक मराठाओं ने मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड के हिस्सों पर अधिकार कर लिया था। बाजीराव के शासनकाल में मराठाओं के गायकवाड़, होलकार, सिंधिया और भोसले परिवारों ने प्रमुखता प्राप्त की थी। 1751 में बंगाल के नवाब को मजबूर होकर उड़ीसा जो है मराठाओं को देना पड़ा था। तो यहाँ कौन सा सही है? तो ये चारों ठीक है यहाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। यहाँ गलत की पहचान करनी है। बालाजी बाजीराव ने हैदराबाद के निजाम को 1760 में
उदगिर में हरा दिया था और उसे 60 लाख रुपए के वार्षिक राजस्व वाले विशाल क्षेत्र को मराठाओं को सौंप देना पड़ा था। गंगा के दोआब और राजपूताने से होकर वे दिल्ली पहुंचे, जहां 1752 में उन्होंने इमाद उल मुल्क को वजीर बनने में मदद दी थी। 17 वर्षीय माधवराव 1761 में पेशवा बने थे तथा माधवराव 1772 में क्षय रोग से मर गए थे। मराठा 1771 में बादशाह आलम को दिल्ली वापस ले गए थे। तो यहाँ कौन सा गलत है भाई? तो यहाँ देखेंगे बालाजी जो बाजीराव है, हैदराबाद के निजाम 1760 में उदगिर में हरा दिया, पर उनसे जो है 62 लाख रुपए का वार्षिक राजस्व वाले जो है विशाल क्षेत्र को मराठा को सौंपा था, है ना। 60 लाख नहीं, 62 लाख। चलिए अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। यहाँ पे भी सही बताना है। कह रहा है 18वीं शताब्दी में भारत के निर्यात की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु जो थी सूती वस्त्र थी। 18वीं शताब्दी में भारतीय सूती कपड़े अपनी उत्कृष्टता के लिए सारी दुनिया में मशहूर थे और उनकी हर जगह मांग थी। 18वीं शताब्दी में भारत कच्चा रेशम और रेशमी कपड़े, लोहे का सामान, नील, शोरा, अफीम, चावल, गेहूं, चीनी, काली मिर्च और अन्य मसाले, रत्न और औषधियां भी निर्यात करता था। 18वीं शताब्दी में भारत बहुमूल्य धातुओं के कुंड के नाम से जाना जाता था। कौन सा सही है यहाँ? तो ये चारों सही है। 27 में आते हैं, यहाँ पे गलत की पहचान करनी है। 18वीं सदी के प्रारंभ में भारत विश्व व्यापार और उद्योग के प्रमुख केंद्रों में था। 1811 में वॉरेन हेस्टिंग ने भी लिखा था कि आमतौर पर यूरोप के किसी भी देश के लोगों का मुकाबला भारत के लोग पढ़ने, लिखने और अंगगणित में अधिक प्रतिभाशाली हैं। दस्तकारी और कृषि उत्पादन के क्षेत्र में 18वीं सदी राज्यों में कम आर्थिक विपन्नता थी, जबकि 18वीं और 19वीं में भारत के ब्रिटिश उपनिवेश की हालत ज्यादा खराब थी। अहिल्याबाई होलकर ने इंदौर पर 1766 से 1796 तक बड़ी सफलता के साथ शासन किया था। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? तो देखिए वॉरेन हेस्टिंग 1813 में लिखा था, है ना, 1813 में। चलिए 28, इसमें भी सही की पहचान करनी है भाई, कौन सा सही है। 1453 में उस्मानिया सल्तनत ने जब एशिया माइनर को जीत लिया और कुस्तुनिया पर अधिकार कर लिया, तो पूर्व और पश्चिम के बीच के पुराने व्यापारिक जो मार्ग थे वो तुर्कों के नियंत्रण में आ गए थे। 1492 में स्पेन के निकोलस कोलंबस भारत की खोज में निकले, लेकिन अंततः उन्होंने अमेरिका की खोज कर ली थी। क्यों ही कर ली भाई? ये पूरे देश की फसाद की जड़ है अमेरिका, मतलब पूरे देश में, पूरी दुनिया की, हर जगह युद्ध, क्यों? हथियार बेचने सबसे ज़्यादा इनको। 1498 में पुर्तगाल के वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत तक एक नया और पूरी तरह से समुद्री मार्ग खोजा। तो यहाँ कौन सा सही है? तो यहाँ आप देखेंगे तीनों ठीक है। 29 में गलत की पहचान करनी है। वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप होते हुए अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाकर कालीकट केरल पहुंचा था। भारत में भी पुर्तगाल ने कोचीन, गोवा, दमन और जो दीव है उसमें अपने व्यापारिक केंद्र बनाए थे। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा पर नियंत्रण कर लिया था, वायसराय थे। तब पुर्तगालियों ने फारस की खाड़ी में हॉर्मोज से लेकर मलाया में, मलक्का और इंडोनेशिया के स्पाइस द्वीपों तक एशिया की पूरी तटरेखा पर नियंत्रण हासिल कर लिया था। तो यहाँ कौन सा गलत है? यहाँ कोई गलत नहीं होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 30 में आ जाते हैं, यहाँ गलत की पहचान करनी है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ डच संसद ने एक चार्टर स्वीकार करके कंपनी को युद्ध छेड़ने, संधियां करने और इलाके जीतने और किले बनाने के अधिकार दे दिए थे। डचों की खास दिलचस्पी भारत में नहीं बल्कि इंडोनेशिया के जावा, सुमात्रा और स्पाइस आइलैंड जैसे द्वीपों में थी, जहां मसाले खूब पैदा होते थे। डचों ने 1613 में मलय जलडमरू मध्य और इंडोनेशिया द्वीपों पर अधिकार करने के प्रयास कर रहे थे और अंग्रेजों को हराया था। तो यहाँ कौन सा जो है गलत हो जाएगा? तो देखेंगे आप, डच की जो खास दिलचस्पी थी ना वो भारत में थी नहीं, है ना। वो इंडोनेशिया के जावा वगैरह, सुमात्रा में ही आइलैंड करते थे, सब ठीक है। पर डचों ने पुर्तगालियों को जो है युद्ध वगैरह कर रहे थे, ठीक है। पर 1613 में डच हैड डिफीटेड द ब्रिटिश, ये नहीं, 1623 में जो है डच डिफीट करते हैं। डच हैड डिफीटेड द ब्रिटिश हु वर ट्राइंग टू टेक ओवर द माले स्ट्रेट। यहाँ 1623 होना चाहिए, ठीक है, बाकी ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, इसमें गलत की पहचान करनी है। 1599 में मर्चेंट एडवेंचर नाम से जाने जाने वाले कुछ व्यापारियों ने पूर्व से व्यापार करने के लिए कंपनी बनाई थी, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने
एक रॉयल चार्टर के द्वारा पूर्व से व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दे दिया था। 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के पश्चिमी तट पर सूरत में एक फैक्ट्री खोलने का निश्चय किया था। तब व्यापारिक केंद्रों को फैक्ट्री नाम से ही जाना जाता था। तो यहाँ कौन सा गलत है? तो यहाँ कोई गलत नहीं है, ठीक है। 32 पे आते हैं, यहाँ पे भी गलत की पहचान करनी है। 1609 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैप्टन हॉकिंस को शाही अनुमति लेने के लिए जहांगीर के दरबार में भेजा था। परिणाम स्वरूप एक शाही फरमान द्वारा अंग्रेजी कंपनी को पश्चिमी तट पर कई स्थानों पर कारखाने खोलने की अनुमति दी गई थी। 1615 में ईस्ट इंडिया कंपनी के दूत सर थॉमस रो मुगल दरबार में आए थे। जब सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने 1662 में एक पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह किया था तो पुर्तगाली ने उसे दहेज के रूप में बॉम्बे द्वीप दिया था। 1623 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सूरत, भरूच, अहमदाबाद, आगरा और मसूलीपट्टनम में कारखाने स्थापित किए थे। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? तो अब देखेंगे 1609 में नहीं, 1608 में जो है कैप्टन हॉकिंस को शाही अनुमति जहांगीर के दरबार में भेजा जाता है ना, 1608 में। बहुत ही फेमस वर्ड है, मतलब ईयर है कह सकते हो, 1608, कैप्टन हॉकिंस और जहांगीर का दरबार, बहुत बार एग्जाम में आया है। 33 पे आते हैं, यहाँ पे गलत की पहचान करनी है आपको। अंग्रेजों ने दक्षिण में अपनी पहली फैक्ट्री जो है मसूलीपट्टनम में 1611 में स्थापित की थी। 1639 में मद्रास में स्थानीय राजाओं ने अंग्रेजों को पट्टा दे दिया था, जिसके बाद मद्रास उनकी गतिविधियों का केंद्र बन गया था। 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगाल से बंबई का द्वीप प्राप्त किया और उसकी तत्काल के लिए बंदी कर दी थी। पूर्वी भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी आरंभिक फैक्ट्रियों में से एक की स्थापना 1631 में उड़ीसा में की थी। तो यहाँ कौन सा गलत है? तो यहाँ आप देखेंगे ऑप्शन डी गलत है, क्योंकि पूर्वी भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी जो फैक्ट्री है सबसे पहले 1633 में उड़ीसा में करेगी, 31 में नहीं, 1633 में उड़ीसा में करती है। चलो 34 में भी गलत की पहचान करनी है। 1651 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के हुगली नगर में व्यापार की इजाज़त मिल गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जल्द ही पटना, बालासोर, ढाका और बंगाल बिहार के दूसरे स्थानों पर भी फैक्ट्रियां खोल ली थी। 1698 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूतानाती, कलकत्ता, गोविंदपुरी की ज़मींदारी हासिल कर ली थी और वहां अपनी फैक्ट्री के आसपास फोर्ट विलियम नाम का एक किला बनवाया था। तो यहाँ कौन सा गलत है? तो यहाँ देखेंगे कोई गलत नहीं है, ठीक है। 35 में भी गलत की पहचान करनी है। 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सम्राट फर्रुखसियार से एक फरमान प्राप्त किया था, जिसमें 1691 में उन्होंने दिए गए विशेष अधिकारों की पुष्टि की गई थी और उन्हें गुजरात और दक्कन तक विस्तारित किया गया था। भारत से इंग्लैंड में होने वाले प्रतिवर्ष आयात 1708 में जो है 5 लाख पौंड का था, मगर 1740 तक आप देख सकते हो कितना ज़्यादा बढ़ गया, 17,95,000 पौंड। 18वीं सदी के मध्य तक मद्रास की जनसंख्या बढ़कर 3 लाख और कलकत्ता की 2 लाख और बम्बई की 70,000 हो चुकी है। बताओ, बम्बई की 70,000 आज देखो करोड़ों में पहुंच चुकी है। कितनी ज़्यादा, मेन कारण आज जो परेशानी का है वो जनसंख्या ही है। तो यहाँ आप देखेंगे ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि कोई गलत नहीं है, सब सही है। चलिए 36 पे आते हैं, यहाँ पे भी आपको गलत की पहचान करनी है। 1600 के चार्टर एक्ट में केप ऑफ गुड होप को पूर्व में व्यापार करने का एक अधिकार कंपनी को 15 वर्षों के लिए दिया गया था। 1748 में निजाम उल मुल्क आसफ जा की मृत्यु हो गई थी। 1744 से 1763 अर्थात लगभग 20 वर्षों तक भारतीय व्यापार, संपत्ति और क्षेत्र पर अधिकार के लिए फ्रांसीसियों और अंग्रेजों में भयानक युद्ध होते रहे। तो यहाँ कौन सा गलत है? तो यहाँ कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। 37 देखते हैं, यहाँ सही की पहचान करनी है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1723 के बाद डायरेक्टरों की नियुक्ति फ्रांसीसी सरकार द्वारा की जाती थी। 1742 में यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड का युद्ध भड़क उठा था। 1748 में फ्रांस और इंग्लैंड का जो सामान्य युद्ध है वो समाप्त हो गया था। यहाँ कौन सा जो है सही होगा? तो चारों सही हो जाएंगे। चलिए 38 देख लेते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है। 1748 में कर्नाटक और हैदराबाद में एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि डुप्ले के षड्यंत्रकारी दिमाग को खुलकर खेलने का मौका मिला था। कर्नाटक में 1751 में इन 3 सहयोगियों मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और फ्रांसीसी ने अंबूर के युद्ध में अनवरुद्दीन को हराकर मार डाला था। अंबूर का युद्ध हारने के बाद अनवरुद्दीन ने जो है पुरस्कार स्वरूप फ्रांसीसियों को पौंडीचेरी के निकट 80 गांव दे दिए थे।
फ्रांसीसियों को आंध्र का वह क्षेत्र पुरस्कार में दे दिया था जिसे उत्तरी सरकार कहा जाता है। इसमें 4 किले थे, मतलब 4 जिले थे, मुस्तफनगर, एल्लोर, राजामुद्री और चिकाकोल। बताइए यहाँ पे कौन सा गलत है। तो यहाँ आप देखेंगे जो कर्नाटक है इसमें 1749 जो है 3 सहयोगी थे 1749 में, ठीक है। 39 पे आते हैं, यहाँ गलत की पहचान करनी है। भारतीय युद्ध के भारी खर्च से परेशान और अमेरिकी उपनिवेशों के नुकसान के डर से फ्रांसीसी सरकार ने बातचीत शुरू की और 1754 में भारत से डुप्लेक्स को वापस बुलाने की ब्रिटिश मांग पर सहमत हो गए। 22 जनवरी 1760 को वॉन्डीवॉश की लड़ाई सप्तवर्षीय युद्ध के दौरान भारत में ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच हुई। वॉन्डीवॉश की लड़ाई का जो अंत है 1763 में पेरिस समझौते के साथ हो गया था। तो यहाँ कौन सा जो है इनकरेक्ट होगा, तो यहाँ देखेंगे कोई गलत नहीं है, ठीक है। 40 देख लेते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है। भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का जो आरंभ है 1757 के प्लासी के युद्ध से माना जाता है, जब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। 1717 में मुगल सम्राट के एक शाही फरमान द्वारा अंग्रेजों को बहुमूल्य विशेषाधिकार मिले हुए थे। मुर्शीद कुली खां से लेकर अलीवर्दी खां तक बंगाल के सभी नवाबों ने 1717 के फरमान की अंग्रेजों की व्याख्या पर आपत्ति की थी। तो यहाँ कौन सा सही है, यहाँ तीनों सही है। चलिए 41 में सही की पहचान करनी है। सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार की अंग्रेजी फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया था, फिर कलकत्ता की ओर कूच किया और 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। 1757 की शुरुआत में कर्नल क्लाइव ने कलकत्ता पर फिर से कब्जा कर लिया और नवाब को अंग्रेजों की सभी मांगे मानने के लिए मजबूर कर दिया। यहाँ कौन सा सही है, तो ये दोनों ठीक है। चलिए 42 पे आते हैं। और दोस्तों उससे पहले एक बार और मैं आपको अपने पेड ग्रुप की जानकारी दे दूं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। वीडियोस आप फ्री देख लेंगे, फ्री में है, सब थे और रहेंगे सारे, पर आपको जो पूरा स्टडी मटेरियल है और स्मार्ट बोर्ड रिकॉर्डेड क्लासेस, साथ में उसकी प्रैक्टिस के लिए टेस्ट, क्विज, डाउट क्लियरेंस, आंसर राइटिंग, चेकिंग, फीडबैक, गाइडेंस, एकदम शुरुआत से अगर तैयारी करना चाहते हैं, बहुत समय मिल गया आपको, 6 दिसंबर को पेपर है, पूरी तैयारी आप कर सकते हैं 2027 के लिए भी और 26 के लिए भी। 42 इसमें गलत बताना है। 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद से लगभग 20 मील दूर प्लासी के मैदान में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेनाओं के बीच लड़ाई हुई थी, जिसे प्लासी के युद्ध के रूप में जाना जाता है। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित किया और फिर उससे अपना इनाम मांगने लगे। इसके बदले कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुफ्त व्यापार का निर्विवाद अधिकार मिला और कलकत्ता के पास 24 परगना की जमीन भी मिल गई। कलकत्ता पर हमले के हट जाने के रूप में मीर जाफर ने कंपनी और नगर के व्यापारियों को 1,77,00,000 रुपए दिए थे। तो यहाँ कौन सा गलत है, तो यहाँ कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। 43 देखते हैं, इसमें इनकरेक्ट या गलत बताना है। बंगाल के कवि नवीन चंद्र सेन के अनुसार प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ था। प्लासी की लड़ाई ने अंग्रेज के लिए बंगाल और अंततः पूरे भारत पर नियंत्रण करने का रास्ता खोल दिया था। प्लासी की जीत ने ईस्ट इंडिया कंपनी और उनके सेवकों को बंगाल के असहाय लोगों को लूटकर अपार धन इकट्ठा करने में सक्षम बनाया था। तो यहाँ कौन सा गलत है, तो ये कोई गलत नहीं होगा। 44 में भी गलत की पहचान करनी है। 1765 में जो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर बनकर लौट आया था। 1763 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को दोबारा नवाब बना दिया था और कंपनी तथा उसके अधिकारियों के लिए बड़ी बड़ी रकमें ली थी। मीर जाफर के मरने पर उन्होंने उसके बेटे, जो दूसरा बेटा है निजामुद्दौला, उसको गद्दी पर बिठाया और बदले में उससे 20 फरवरी 1765 को एक नई संधि पर दस्तखत करा लिए थे। इस संधि के अनुसार नवाब को अपनी अधिकांश सेना भंग कर देनी थी और बंगाल का शासन एक नायब सूबेदार को के सहारे चलाना था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल काउंसिल के सदस्यों ने एक बार फिर नए नवाब से लगभग 20 लाख रुपए झटक लिए थे। तो बताइए कौन सा यहाँ गलत होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन डी गलत है, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो बंगाल काउंसिल है इसके सदस्यों ने एक बार नवाब से लगभग 15 लाख रुपए झटके, 20 नहीं 15 लाख, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं, सही की पहचान करनी है। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की वास्तविक स्वामी अवश्य हो गई थी या कह सकते हो रियल ओनर हो गई थी। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी का निजामत अथवा पुलिस
और न्यायिक शक्तियों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया था। इतिहास में इस व्यवस्था को दोहरी अद्वैत सरकार कहा जाता है। कंपनी के अस्तित्व को बचाने के 1767 में ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के 4 लाख पाउंड का भुगतान करने का आदेश दिया था। तो यहाँ कौन सा सही है? तो आप देखेंगे यहाँ तीनों स्टेटमेंट ठीक है। 46 में सही की पहचान करनी है। 1770 में बंगाल में अकाल पड़ा था। 1772 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की एक प्रमुख शक्ति बन चुकी थी और अब आगे विजय से पहले इसके इंग्लैंड में बैठे डायरेक्टर और भारत में इसके अधिकारी बंगाल में अपनी स्थिति को मजबूत बना लेना चाहते थे। 1766 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर के हैदर अली पर हमले में हैदराबाद के निजाम का साथ दिया था। 1776 में अमेरिका की जनता ने विद्रोह कर दिया था। तो यहाँ कौन सा सही है? तो ये चारों ठीक हो जाएंगे। 47 पे आ जाते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट सवाल है, इनके याद रखिएगा इनको, है ना, पूरे सिलेबस का निचोड़ है ये। गलत बताना है। 1803 में लॉर्ड वेल्जली ने कर्नाटक के पिट्ट नवाब पर एक नई संधि लाद दी थी और उसे मजबूर किया कि वह पेंशन लेकर अपना राज्य कंपनी को सौंप दे। लॉर्ड वेल्जली imposed a new treaty on Pittu Nawab of Karnataka and forced him to take a pension and hand over his estate to company. मैसूर से मालाबार समेत जो क्षेत्र छीने गए थे उसमें कर्नाटक को मिलाकर मद्रास प्रेसिडेंसी बनाई गई जो 1947 तक जारी रही थी। तंजौर और सूरत राज भी हड़प लिए गए और उनके शासकों को पेंशन देकर किनारे कर दिया गया। इस समय मराठा साम्राज्य 5 बड़े सरदारों का एक महासंघ था। तो यहाँ कौन सा गलत है? तो यहाँ आप देखेंगे पहला गलत है, क्योंकि यहाँ 1801 जो है उसमें लॉर्ड वेल्जली ने कर्नाटक के पिट्टू नवाब पर एक नई संधि लाद दी थी। 48 देखते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है। ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्ज 1797 में 170 लाख पाउंड से बढ़कर 1806 में 310 लाख पाउंड हो चुका था। 1818 तक पंजाब और सिंध को छोड़कर पूरा भारतीय उपमहाद्वीप अंग्रेजों के नियंत्रण में आ चुका था। संपूर्ण भारत को जीतने का जो कार्य अंग्रेजों द्वारा 1818 से 1857 के काल में किया गया था। तो यहाँ कौन सा गलत है? यहाँ देखेंगे आप, कोई गलत नहीं है, ठीक है। 49 में सही की पहचान करनी है भाई। 1832 की एक संधि के द्वारा सिंध की सड़कों और नदियों को ब्रिटिश व्यापार के लिए खोल दिया गया था। सिंध के अमीर कहलाने वाले सरदारों से 1839 में एक सहायक संधि पर हस्ताक्षर कराए गए थे। सर चार्ल्स नेपियर ने 1843 में संक्षिप्त अभियान के बाद सिंध का अधिग्रहण कर लिया था। बताइए यहाँ पे कौन सा सही है भाई? तो यहाँ पे भी तीनों ठीक हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन 50 कह रहे हैं सही कौन सा इसमें से? अंग्रेजों ने 1809 में रणजीत सिंह के साथ स्थायी मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। द ब्रिटिश हैड साइन अ ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप विद रणजीत सिंह 1909। जून 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता फैल गई थी। 1845 के वसंत में पंजाब में खबर पहुंची कि पुल के निर्माण में इस्तेमाल की जाने वाली नावें बंबई से सतलज के तट पर फिरोजपुर भेजी गई थी। तो बताइए यहाँ पे कौन सा सही है भाई? तो यहाँ देखेंगे आप, तीनों सही हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री के 50 सवालों का आपको एक टेस्ट पूरे एनसीईआरटी और विपिन चंद्रा कह सकते हो उसका निचोड़ था। ऐसे पूरे टेस्ट के साथ प्रैक्टिस कराएंगे हम। अगर आप आज मतलब हमारे पेड ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करिए। पूरी तैयारी आपको शुरुआत से